कुछ लिख करके सो, कुछ पढ़ करके सो। कुछ लिख करके सो, कुछ पढ़ करके सो। तू जिस जगह जागा मुसाफिर, उस जगह से आगे बढ़ करके सो। नमस्कार साथियों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने आपको वॉच के ऊपर एक वीडियो दिया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को उसमें ऐड करते हुए मैं आज वॉच टॉपिक पर दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ उसके पहचानने के तरीके देखेंगे और फिर हम इस प्लेस पर आकर के सभी चीज़ों के निचोड़ के साथ हम लगभग 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके देखेंगे कि हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था और जो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों के आधार पर हम किस प्रकार से वाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे। तो जैसा आपको पता है, वाच्य में 3 भेद किए गए थे। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो उसमें बताया गया था, आपको पढ़ाया गया था कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो देखिए, अगर कोई वाच्य कर्तृवाच्य है, कोई वाच्य कर्तृवाच्य है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कर्ता जरूर होगा। बगैर कर्ता के कर्तृवाच्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इनको थोड़ा हम समझेंगे। कहा जा रहा है कि अगर कोई कर्तृवाच्य होगा तो उसमें कर्ता के साथ ने लगा हो सकता है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल आपको उसमें रहेंगे या ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें कर्ता उसके साथ ने लगा रहेगा। जैसे राम ने, श्याम ने, रावण ने, ऐसे आपको कर्ता के साथ ने शब्द लगा होगा। या ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें कर्ता तो हो लेकिन उसके साथ यह विभक्ति ने न हो। मतलब ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें सिर्फ राम हो, सिर्फ श्याम हो, सिर्फ सीता हो, लेकिन ने न लगा हो। और ऐसा भी हो सकता है कि राम हो और साथ में ने लगा हो, श्याम हो, या मतलब कोई कर्ता हो उसके साथ ने लगा हो। 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि अगर कोई कर्तृवाच्य होगा तो उसमें जो क्रिया होगी, क्रिया की पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। क्रिया जो है सकर्मक भी हो सकती है उस वाक्य में, या अकर्मक भी हो सकती है। तो हम किसी बेस पर मतलब डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सकर्मक होगी तभी हो सकता है या अकर्मक होगी तभी हो सकता है। दोनों हो सकता है या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। तो 3 बातें आपको बताई जा रही हैं। अगर कोई कर्तृवाच्य होगा तो आपके लिए यहाँ पे समझने बात यह है कि ने लगा होगा। नंबर 2, ने नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। नंबर 3, इसकी जो क्रिया होगी कर्तृवाच्य की, वह क्रिया सकर्मक हो सकती है या अकर्मक हो सकती है। मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो नंबर 2 हम बात कर रहे थे इसकी। नंबर 2 है कर्मवाच्य। तो जैसा आपने देखा कर्तृवाच्य में कुछ रूल्स बताए गए, वैसे ही जब हम कर्मवाच्य को देखेंगे तो कर्मवाच्य में कह रहे हैं कि कर्ता होगा प्लस कर्ता के साथ से लगा हो सकता है। कर्ता होगा, कर्ता के साथ क्या लगा हो सकता है? से लगा हो सकता है। अदरवाइज कर्ता होगा, कर्ता के बाद के द्वारा लगा हो सकता है। कर्ता के बाद से, अगर से नहीं होगा तो ऐसी भी संभावना है कि के द्वारा लगा हो सकता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसकी जो मुख्य क्रिया होगी वो सकर्मक होगी। इसकी जो मुख्य क्रिया होगी क्या होगी? सकर्मक होगी। सकर्मक का मतलब यह है जो क्रिया होगी उसके साथ कर्म अवश्य होगा, उसके साथ कर्म अवश्य होगा। जैसे राम खाता है,
राम खाता है, यह क्रिया अकर्मक है। राम आम खाता है, यह क्रिया सकर्मक है। राम पढ़ता है, यह क्रिया अकर्मक है। इस सेंटेंस में जो क्रिया है अकर्मक है। राम पुस्तक पढ़ता है, इस सेंटेंस में जो क्रिया है वह सकर्मक है। मतलब जो क्रिया कर्म के साथ आए सकर्मक, जो क्रिया कर्म के बगैर आए वह क्या है, अकर्मक। तो यहाँ पे हमेशा मुख्य क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। मतलब इसमें चूंकि कर्मवाच्य है, इसमें कर्म का होना 100% जरूरी है। इसमें कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता का होना क्या है, 100% कंपल्सरी है। तो इसमें कर्ता का होना कंपल्सरी है, इसमें कर्म का होना कंपल्सरी है। तो दो बातें आपको बताई गई। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है, से लगा होगा या फिर क्या लगा होगा, के द्वारा लगा होगा। यहाँ पे ने लगा होगा या ने का अभाव भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा है भाववाच्य। तीसरा क्या है, तीसरा है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या कहा जा रहा है कि इसमें भी कर्ता के साथ से लगा हो सकता है। देखिए कर्ता प्लस से था, इसमें भी पॉसिबिलिटी है कर्ता प्लस से हो सकता है। या फिर जैसे इसमें क्या था, अगर से नहीं हुआ तो और क्या हो सकता है, के द्वारा हो सकता है। तो इसमें भी है के द्वारा हो सकता है। मतलब ये दोनों सेम हो सकते हैं। मतलब कि हम सिर्फ से या के द्वारा ही हम भाववाच्य और कर्मवाच्य में वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे कैसे, दूसरा पॉइंट, यह क्रिया हमेशा क्या होती है, सकर्मक होती है। कर्मवाच्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया हमेशा अकर्मक होती है। तो हम जब कर्मवाच्य और भाववाच्य में वेरिएशन करेंगे तो हम से या के द्वारा नहीं कर सकते हैं, बल्कि सकर्मक और अकर्मक के द्वारा कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट क्या हो सकता है इसमें, भाववाच्य में कह रहे हैं इसकी जो क्रिया होगी सदा एक वचन में होगी प्लस पुल्लिंग होगी। तो भाववाच्य की जो क्रिया होगी वह क्रिया सदैव एक वचन में होगी, सिंगुलर होगी, और क्या कर रहे हैं, हमेशा पुल्लिंग होगी। मतलब इसका जेंडर क्या होगा, हमेशा मेल होगा। उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट और बताया गया कि यह जो भाववाच्य होता है यह मैक्सिमम केस में नकारात्मक वाक्य होता है। मैक्सिमम केस में क्या होता है, नकारात्मक होता है। तो ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक वाक्य यहाँ भी हो सकता है। नकारात्मक वाक्य यहाँ भी हो सकता है। कहाँ पर, कर्मवाच्य में भी नकारात्मक वाक्य हो सकता है। तो अगर नकारात्मक वाक्य यहाँ भी हो सकता है, नकारात्मक वाक्य यहाँ भी हो सकता है, तो अंतर क्या हो सकता है, फिर वही कि यह जो नकारात्मक वाक्य होगा वो सकर्मक होगा। क्योंकि जब वाक्य जो होगा तब तक कर्म नहीं हो सकता है जब तक इसमें कर्म न आए। कर्म रहेगा तभी यह सकर्मक हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया था, यह जो क्रिया होगी सदैव क्या होता है, अकर्मक होता है। तो यह नकारात्मक वाक्य तो बना रहेगा, लेकिन इसमें क्रिया कैसी होगी, अकर्मक होगी। तो ध्यान देना कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो सबसे बड़ा वेरिएशन है, जो सबसे बड़ा अंतर है, जो सबसे बड़ा पहचानने का तरीका है, उसको हम सकर्मक अकर्मक के आधार पे पहचानेंगे। लेकिन जब हमको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में पहचानना होगा तो कर्तृवाच्य में ने रहेगा, कर्मवाच्य में से रहेगा। कर्तृवाच्य में ने का लोप हो सकता है, इसमें से रहेगा या के द्वारा रहेगा। इसमें मतलब कि कोई न कोई आपको सिंबल मिलेगा। इसकी क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें हमेशा सकर्मक होगा। तो यह जो सकर्मक की बात हो रही है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो हो गई एक बेसिक बात, कर्तृवाच्य कैसे पहचानेंगे, कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे, और हम भाववाच्य कैसे पहचानेंगे, एक बेसिक बात हो गई। उसके अलावा देखिए कुछ हिंट आपको दिए जा रहे हैं कि प्रायः ऐसे मतलब कि प्लेस पर, ऐसे सिचुएशन में जो वाक्य होता है वो कर्मवाच्य होता है। अब देखिए आपको पहला दिया गया है, कह रहे हैं कि
कर्म वाच्य के प्रयोग स्थल, तो किस किस स्थल पर किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है कि कोई वाच्य, कौन सा वाच्य हो, कर्म वाच्य हो। तो नंबर एक कहा जा रहा है अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए। अगर हम कहीं पर अपना अधिकार दिखाना चाहते हैं तो उस प्रकार के सेंटेंस में कर्मवाच्य हो सकता है। हम कहीं अपना प्राउड दिखाना चाहते हैं, गर्व दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है। और दर्प का मतलब भी गर्व ही होता है। कहीं पर हम अपना दर्प दिखाना चाहते हैं तब भी वो वाक्य क्या हो सकता है, वह वाक्य कर्मवाच्य हो सकता है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, अपराधी को पेश किया जाए। मान लीजिए मैं कोई अधिकारी हूँ, सपोज कीजिए आप कोई जज हैं और आप ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अधिकारी को पेश किया जाए। मतलब आप कहीं न कहीं आप अधिकारी हैं तो आप उस अधिकार से उसको क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कोई गर्व की बात करेंगे, किसी दर्प की बात करेंगे, गर्व और दर्प का मीनिंग एक ही है, मतलब अपने ईगो की बात करेंगे, अपने, मान लीजिए दूसरे शब्द में कहें, सबसे घटिया शब्द में कहें तो अपने घमंड को प्रदर्शित करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला देखिए, फिर कह रहे हैं दूसरी पॉसिबिलिटी कहाँ है, कह रहे हैं जहाँ कर्ता अज्ञात हो। यहाँ बताया गया था ना, कहीं पर क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ पर कहीं पर क्या कर रहे हैं, कर्ता के साथ से लगा होगा या कर्ता के साथ क्या लगा, के द्वारा लगा होगा। और कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कर्ता अज्ञात हो, मतलब कर्ता कौन है पता ही ना हो। तो आप सोचो अगर कर्ता नहीं पता है तो क्या कर्तवाच्य हो सकता है क्या? मैंने क्या बताया आपको पीछे कि कर्तवाच्य है तो कर्ता का होना कंपलसरी है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्ता का होना कंपलसरी नहीं है। किसका होना कंपलसरी है? कर्मवाच्य में सकर्मक का होना या कर्म का होना क्या है, कंपलसरी है। तो कह रहे हैं कि जहाँ कर्ता अज्ञात हो, मतलब कोई कर्ता है या कर्ता अज्ञात है, तो वहाँ भी कौन सा वाक्य हो सकता है, कौन सा वाच्य हो सकता है, कर्मवाच्य हो सकता है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। यहाँ कर्म तो है लेकिन क्या नहीं है, कर्ता अज्ञात है। तो ऐसे सेंटेंस में भी क्या हो सकता है, कर्मवाच्य हो सकता है। तीसरा देखिए क्या कर रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं कि जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो। ऐसे सेंटेंस, जिस सेंटेंस में कर्ता का काम कौन कर रहा है, कर्ता के रूप में कोई मानव नहीं है बल्कि एक समूह है। समूह जैसे कोई सभा है, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कोई सभा है। समाज कोई सोसाइटी है, मतलब लोगों का बनाया गया अपना समाज है, या फिर सरकार है। तो देखिए सब बहुवचन है, ये सब क्या है, ग्रुप हैं, बहुवचन है। तो इस प्रकार से अगर कोई सभा है, कोई समाज है या कोई सरकार है, तो वहाँ पर भी जो वाक्य बन रहा है कैसा बन रहा है, कर्मवाच्य बन रहा है। एग्जाम्पल दिया गया, आर्य समाज द्वारा कई अंतर जाति विवाह कराए जाते हैं। देखिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज, लोकसभा, राज्यसभा, भारत सरकार, तो ऐसे शब्द जब मतलब कर्ता के रूप में आएंगे तो वहाँ पर कर्मवाच्य होने की पॉसिबिलिटी है। देखिए तीन हो गए, तीन पॉसिबिलिटी बताई गई। चौथी पॉसिबिलिटी, कानून या कार्यालयों की भाषा में, मतलब जो कानून है या जो हमारे कार्यालय की भाषा है, उस भाषा में भी हम कर्मवाच्य को पा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। 1 माह का अर्जित अवकाश क्या किया जा रहा है, स्वीकृत किया जाता है। तो कहने का अर्थ है अगर कोई कार्यालय की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर जहाँ पे आपको कर्ता के विषय में जानकारी नहीं है, कर्ता अननोन है, और कार्यालय की भाषा या कानून की भाषा में बात किया जा रहा है,
तो आपको आंख मूंद करके कहाँ लगाना है, कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। अब फिर देखिए अंतिम और पांचवा कहा जा रहा है असमर्थता बताने के लिए। असमर्थता मतलब हम किसी चीज़ को करने में असमर्थ हैं, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए कार्य करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में भी यह क्या हो सकता है, कर्मवाच्य हो सकता है। लेकिन समझिएगा थोड़ी बहुत कंडीशन की बात होगी। कह रहे हैं कि असमर्थता जताने के लिए, तो देखिए यहाँ पे असमर्थता की एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि गरीबों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। गरीबों का दुख मुझसे नहीं देखा जाता मतलब मैं क्या हूँ, गरीबों का दुख देखने में असमर्थ हूँ, मतलब मुझसे यह चीज़ सहा नहीं जाता, मतलब मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता, इसको मैं देख नहीं पाता। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपको यहाँ पर 5 बातें बताई गई हैं। इन 5 बातों को अगर आप 4-6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, 4-6-10 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो इन चीज़ों को आप दिमाग में और ज़्यादा बैठा सकते हो। इसके साथ साथ देखिए हम जो चर्चा करें, हम कर्तवाच्य की चर्चा नहीं करें, क्योंकि कर्तवाच्य को पकड़ना आसान होता है, पकड़ के दिखाएंगे, देखेंगे हम लोग। कर्मवाच्य को भी वैसे पकड़ना आसान ही होता है, लेकिन यह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जहाँ पे कर्ता क्लियर नहीं होगा या सेंटेंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम उन चीज़ों को कैसे पहचानेंगे, इस वजह से कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको इंडिकेट कराई जा रही हैं। या फिर जैसे आप जब बेसिक नियम्स पढ़ते हो तो आपको छोटे छोटे सेंटेंस दे दिया जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसी को थोड़ा सा ग्रामेटिकल रूप से घुमा करके पूछा जाता है तो हमारा जवाब गलत हो जाता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। 2 पॉइंट हम देख लेते हैं भाववाच्य में। देखिए भाववाच्य क्या कर रहे हैं, भाववाच्य के प्रयोग स्थल। तो यह जो भाववाच्य होता है, भाववाच्य का प्रयोग स्थल कहाँ है। नंबर 1 विवशता, विवशता, असमर्थता, निषेधार्थ सेंस में। अब देखिए यहाँ भी कहा गया था असमर्थता बताने के लिए, यहाँ भी जोड़ा जा रहा है विवशता, असमर्थता या निषेधार्थ, मतलब तीनों का लगभग मीनिंग एक ही जैसा होता है। विवशता मतलब हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हम विवश हैं, किसी वजह से मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी नहीं कर पा रहे हैं। असमर्थता वही चीज़ है कि मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ लेकिन मैं इस कंडीशन में असमर्थ हूँ, मतलब मेरे लिए कार्य कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। निषेधार्थ कोई चीज़ मना करना, कोई चीज़ मना करना। तो इस लगभग सेंस जो है एक ही है। अब देखिए मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो मैं इसमें क्या हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, मतलब मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार के वाक्य को या इस प्रकार की चीज़ों को हम कहाँ पर रखेंगे, भाववाच्य में रखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझाते हैं आपको। अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अब थोड़ा आराम किया जाए। जैसे आप दर्शक हो, मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुमति मांग रहा हूँ कि अब बंद करें, अब रहने दे पढ़ाने को। तो मैं क्या करूँ आपसे, मैं एक प्रकार से अनुमति चाहता हूँ, मैं आपकी कह सकते हैं कि आज्ञा चाहता हूँ, आपका परमिशन चाहता हूँ, आप हमें मतलब इस चीज़ को बंद करने के लिए या शुरू करने के लिए इजाज़त दें। तो इस प्रकार से अगर हम किसी से कोई इजाज़त मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं या किसी से आज्ञा ले रहे हैं, तो ऐसे वाक्य किस में जाएंगे, भाववाच्य में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है। तो कन्फ्यूजन की बात यह है कि देखिए ये भी मैंने बताया ना, ये भी नकारात्मक हो सकता है और यहाँ भी बताया गया नकारात्मक हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों जगह नकारात्मक हैं, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नकारात्मक वाक्य कर्मवाच्य है और कौन सा नकारात्मक वाच्य क्या है, भाववाच्य है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल नंबर 1, राम नहीं खाता है,
राम नहीं खाता है। नंबर 2, राम आम नहीं खाता है। दोनों नकारात्मक हैं। दोनों क्या हैं? नकारात्मक हैं, मतलब निषेध भी कर सकते हैं। यहाँ भी नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है, दोनों नकारात्मक है कि नहीं है। अब देखिए इसमें राम क्या है? राम करता है। नहीं क्या है? निगेटिव वर्ड है। खाता है क्या है? क्रिया है, एक क्रिया हो गया। ठीक है, यहाँ राम क्या है? राम करता हो गया, यहाँ राम करता था। आम क्या हो गया? बोलिए, आम क्या हो गया? राम आम हो गया कर्म। नहीं क्या हो गया? ये मान लिए निगेटिव वर्ड हो गया, नकारात्मक वर्ड हो गया। खाता है क्या है? क्रिया है। तो अब देखिए इसमें बताया गया था कि ये क्या होता है? ये अकर्मक होता है, मतलब इसमें कर्म नहीं होता है। देखिए राम नहीं खाता, इसमें कहीं कर्म है क्या? राम नहीं खाता, कहीं पर कर्म है क्या? नहीं है। राम आम नहीं खाता, यहाँ देखिए कर्म है कि नहीं है। तो दोनों निगेटिव सेंटेंस हैं, यह भी निगेटिव है, यह भी निगेटिव है, लेकिन यह निगेटिव कर्म के साथ है और यह निगेटिव कर्म के बगैर है। तो जिसमें कर्म नहीं होगा, मतलब अकर्मक होगा, वह किस में चला जाएगा? भाववाच्य में। राम नहीं खाता, राम से नहीं खाया जाता, राम से नहीं खाया जाता, राम से आम खाया जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैं आपसे अभी चीज़ें समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आपको वह बातें समझ में आ रही होंगी। अब चलिए, हमने जो चीज़ें पिछली क्लासों में पढ़ी थी और जो बातें हमने अभी यहाँ समझाई हैं, इन चीज़ों को लेकर के चलिए हम कुछ सवालों को प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितनी बातें जो आपको समझाई गई उनका हम कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखिएगा, मैं बोल दूंगा, आप अपने मन से एक बार लगाइए कीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर है, क्वेश्चन है, संस्कार हंसता है। संस्कार क्या करता है? संस्कार हंसता है। अब आपको बताना है कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है। तो देखिए संस्कार क्या है? संस्कार करता है। हंसना क्या है? हंसता है, दोनों मिला के क्या है? क्रिया है। हंसता है, दोनों मिला के क्या है? क्रिया है। दोनों मिला के संस्कार करता, दोनों क्रिया। अब बताइए, करता है, क्रिया है, तो इसमें हो सकता था कि नहीं हो सकता? करता हो, उसके बाद चाहे सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो। तो अकर्मक क्रिया है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो एक कभी भी क्या नहीं हो सकता है? कर्मवाच्य कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको कर्मवाच्य होने के लिए इसमें कर्म का होना कंपलसरी है, कर्म तो रहना ही पड़ेगा। तो इस वाक्य में देखिए कर्म है ही नहीं, तो इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ठीक, तो हम इसके बेस पे क्या कर सकते हैं? यह डिसाइड कर पा रहे हैं कि वाक्य कैसा वाक्य हो गया। बोलिए, ये हो गया कर्तृवाच्य। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं। देखिए जो भाववाच्य होता है ना, भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो न तो कर्म को फॉलो करती है, न कर्तृवाच्य को, न कर्ता को फॉलो करती है, न कर्म को फॉलो करती है। तो हम देखते हैं ये जो संस्कार हंसता है, इसकी क्रिया कैसी है? संस्कार हंसता है, एक कर्ता है ना, हंसता है क्या है? क्रिया है। हम कर्ता को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम किसी महिला को लाते हैं। अब बताइए, सीता हंसता है, बताइए क्या वाक्य सही है? सीता हंसता है, सीता हंसता है, मतलब वाक्य सही होगा क्या? नहीं। तो क्या सही होगा?
सीता हंसती है। इसका मतलब यह जो क्रिया है, यह क्रिया इस कर्ता के हिसाब से बदल रही है। तो परिभाषा में बताया गया था कि जैसे अगर कोई कर्तृवाच्य है तो कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता का सुनती है। कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वह कर्ता की बात को सुनती है। तो यहाँ देखिए, कर्ता जब सीता आई तो क्रिया कर रही हंसती है। यहाँ जब कर्ता संस्कार आया, पुल्लिंग आया, तो यह क्रिया कर हंसता है। इसका मतलब यह जो क्रिया है, यह क्रिया कर्ता की सुन रही है। इसलिए यह जो वाक्य है, यह वाक्य भाववाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि भाववाच्य में यहाँ पे आप चाहे सीता लाइए, गीता लाइए, राम लाइए, रावण लाइए, कोई लाइए, ये हंसता है तो हंसता ही रहेगा और हंसती है तो हंसती रहेगी। मतलब कि लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे इसमें चेंजिंग नहीं होता। किसमें? भाववाच्य में। तो आई होप कि चीज़ समझ में आ रही होगी। चलिए नंबर टू है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है संस्कार पुस्तक पढ़ता है। संस्कार पुस्तक पढ़ता है। संस्कार पुस्तक पढ़ता है। अब इसको देखिए, इसमें कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य होगा कि कर्मवाच्य होगा कि भाववाच्य होगा? तो कैसे पता करें संस्कार पुस्तक पढ़ता है? अभी मैंने बताया था, अगर कर्तृवाच्य होगा तो जो क्रिया है एक क्रिया कर्ता को काम मतलब कि फॉलो करेगी। अगर कौन सा है वाच्य है? कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य होगा तो जो क्रिया है वह किसको फॉलो करेगी? कर्म को फॉलो करेगी। तो आइए देखते हैं, संस्कार के स्थान पर मैंने फिर से रख दिया सीता। सीता पुस्तक पढ़ता है। बताइए, आप स्वयं बताइए कि क्या इस सेंटेंस सही लग रहा है? सीता पुस्तक पढ़ता है, क्या सही लग रहा है? क्या नहीं लग रहा है? सही क्या होगा? सीता पुस्तक पढ़ती है। मतलब देखिए, यह जो क्रिया है, यह क्रिया किसके अकॉर्डिंग चल रही है? इस कर्ता के अकॉर्डिंग चल रही है। कर्ता कौन? सीता। सीता क्या है? फीमेल है। इस वजह से क्रिया भी किस में आ रही है? फीमेल में आ रही है। मतलब एक क्रिया किसकी सुन रही है? इस कर्ता की सुन रही है। यहाँ पे पढ़ता सही था क्योंकि कर्ता क्या था? पुल्लिंग था, एक वचन में था तो एक वचन में चला। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको कर्तृवाच्य को पकड़ना आ गया होगा, समझना आ गया होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है सोनिया से खाना खाया गया। किससे? सोनिया से खाना, सोनिया से खाना खाया गया। क्या कर रहे हैं? सोनिया से खाना खाया गया। अब देखिए, सोनिया से खाना खाया गया। अब देखते हैं कि ये जो क्रिया है, खाना खाना, क्रिया क्या है? खाया गया। खाया जाना क्या है? क्रिया है। तो यह खाया जाना जो क्रिया है, यह सोनिया की सुन रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। सोनिया फीमेल है, हम मान लिए राहुल को रख दिए। राहुल तो मेल है ना, मैंने राहुल को रख दिया। राहुल से खाना खाया, राहुल से खाना खाया गया। बताइए वाक्य सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सोनिया से खाना खाया गया, ये तो सही है ना। राहुल से खाना खाया गया, ये भी सही है। हमने क्या चेंज करके देखा? हमने कर्ता को चेंज करके देखा और हमने देखा कि जो कर्ता है, उस कर्ता की यह जो क्रिया है नहीं सुन रहा है। जब सोनिया फीमेल आई थी तब कह रहा खाया गया, पुल्लिंग लगा हुआ था, और जब राहुल आया तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
तब भी पुल्लिंग था, अभी पुल्लिंग है, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे पुल्लिंग यहाँ पे आए चाहे स्त्रीलिंग यहाँ पर आए। एक क्रिया जो है यह कर्ता की नहीं सुन रहा है। तो अब सोचिए, नहीं सुन रहा है तो चाहे आप खाना जो है उसको चेंज करके देख सकते हो, खाना को आप चेंज करके देख सकते हो कि यह जो खाना पुल्लिंग है इसको अगर हम जैसे क्या कर दें, कोई स्त्रीलिंग शब्द रख दें। जैसे हमने मान लीजिए कर दिया, चलिए सोनिया थी, मैंने बोल दिया सोनिया से इमली नहीं खाया गया। तो देखिए, सोनिया से इमली नहीं खाया गया, ये वाक्य सही है कि हम यह कह दें सोनिया से इमली नहीं खाई गई। सोनिया से इमली नहीं खाया गया या सोनिया से इमली नहीं खाई गई, तो कौन सा वाक्य इसमें सही है? तो देखिए यहाँ पे हमें ना ये वाक्य भी सही लग रहा है, सोनिया से इमली नहीं खाया गया, और हमें ये भी लग रहा है कि सही है कि सोनिया से इमली नहीं खाई गई। तो देखिए ये आपको दोनों सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें सही क्या है? सेकंड सही है, सोनिया से इमली नहीं खाई गई। इमली जो है स्त्रीलिंग है, इमली क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे खाई गई होना चाहिए, लेकिन हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि खाया गया हमको सही लग रहा है। चलिए, अगर हमको कोई कन्फ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको कुछ बताया गया था, ऊपर चेक करा रहे हैं, सोनिया से, यहाँ पे से शब्द आया है, से देखिए कहीं बताया गया था, या देखिए कर्ता के बाद से आता है तो कर्मवाच्य होता है। तो चाहे आप उसको चेंज करके देखिए, अगर चेंज करने में कठिनाई हो, ना समझ में आए, तो आप इसको भी आसानी से देख करके बता सकते हैं कि से लगा बात है। अगर चेंज करने से भी समझ नहीं आ रहा है तो देखिए कुछ उसके चोर होते हैं, आप उन चोर को पकड़िए, तब भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का वाच्य है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल देखिएगा। चौथा एग्जाम्पल है पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। चलिए, क्या उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। तो अब देखिए इसमें इसको हम कौन सा वाच्य बताएं, कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? तो देखिए पहले थोड़ा समझिए, पतंग क्या है, उड़ रही क्या है? तो देखिए पतंग जो है वो आपका कर्म है, पतंग क्या है? कर्म है, और उड़ रही क्या है? क्रिया है। इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्ता तो है ही नहीं। इसमें क्या नहीं है? इसमें तो कर्ता है ही नहीं। अब बताइए, कर्ता नहीं है तो क्या एक कर्तृवाच्य हो सकता है क्या? बगैर कर्ता के कोई वाच्य कर्तृवाच्य हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ पर बगैर कर्ता के भी काम चल सकता है, लेकिन बगैर क्रिया के काम नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ कर्म होना चाहिए, कर्म का होना कंपल्सरी है। तो बताइए, यहाँ पे पतंग कर्म है ना, और क्रिया भी है, तो पतंग उड़ रही है, एक ऐसा सेंटेंस हो गया, कैसा वाच्य हो गया? बोलिए, ये हो गया आपका कर्मवाच्य। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रोगी को दवा दे दी गई है।
क्वेश्चन नंबर 5, रोगी को दवा दे दी गई है। रोगी को दवा दे दी गई है। अब बताइए रोगी क्या है? कर्ता ने कर्म को, रोगी कर्म है। रोगी क्या है? कर्म है। अब कर्म कैसे पता चला कर्म है? ये आपने पढ़ा होगा, इसको थोड़ा हम क्लियर करें। कर्ता का जो विभक्त चिन्ह होता है ने होता है, कर्ता ने, और कर्म का विभक्त चिन्ह होता है को। तो जिसके साथ को लगा होता है वो कर्म होता है। जैसे राम को, रावण को, सीता को, तो जिसके साथ को लगा हो या जिसके साथ को लगने की संभावना हो, अगर सेंटेंस में नहीं भी लगा है तो क्या हम लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तब भी वह कर्म है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया गया था ना, पतंग उड़ रही है। कौन उड़ रहा है? पतंग उड़ रही है। तो सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए राम पतंग उड़ा रहा है, तो राम किसको उड़ा रहा है? तो राम पतंग को उड़ा रहा है, तो वहाँ पे को लगाए जाने की संभावना है, वो कर्म है। वैसे यहाँ पर रोगी को दवा दे दी गई, तो रोगी क्या है? कर्म है। रोगी क्या है? कर्म है। चलिए, को जो है उसका विभक्त चिन्ह हो गया। दवा, दवा भी क्या है? कर्म है। दवा को दे दिया गया, रोगी को दवा को दे दिया गया, दवा भी कर्म है। और दे दी गई, ये क्या है? एक क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। तो देखिए इसमें जो कर्ता है ना, कर्ता गायब है। ऐसा देखिए यहाँ पे कुछ बताया भी गया था, जहाँ पे कर्ता क्या हो? अज्ञात हो। जहाँ पे कर्ता क्या हो? अज्ञात हो। तो यहाँ पे कर्ता जो है अज्ञात है। किसने दवा दी ये नहीं पता है। जिसने दवा दी होगी वो कर्ता होगा, लेकिन इस वाक्य में कर्ता अज्ञात है। लेकिन कर्म हमें मिल रहा है, दो दो कर्म है, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए जो रोगी है, ठीक है, जो रोगी है उसको क्या दे दिया गया? दवा दे दी गई। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कैसा वाक्य है। तो कर्ता, यहाँ पे कर्ता अज्ञात है लेकिन कर्म जो है उपस्थित है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य, सॉरी कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। हो गया? मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहली बात कि यह जो निगेटिव सेंटेंस है, यह सेंटेंस आपका यहाँ भी हो सकता है, मतलब कि कर्मवाच्य में भी हो सकता है। यह सेंटेंस आपका भाववाच्य में भी हो सकता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि यह जो है कर्तृवाच्य, यह कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? मैंने ऊपर भी आपको कई बार बताया था, कर्मवाच्य तभी हो सकता है जब उसमें क्या हो? कर्म हो। लेकिन कर्मवाच्य की इस विशेषता का जस्ट विरोधी है भाववाच्य। इसमें कर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर इसमें कर्म होगा तो यह भाववाच्य, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म नहीं है तो भाववाच्य हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इसमें चेक करना है, निगेटिव तो है लेकिन निगेटिव दो जगहों पर हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? कर्मवाच्य जो होता है सकर्मक होता है, भाववाच्य जो होता है अकर्मक होता है। तो देखते हैं कि मुझसे यह दृश्य नहीं देखा जाएगा। तो यह जो दृश्य है यह कर्म है। हम किसको नहीं देख सकते हैं? हम दृश्य को नहीं देख सकते हैं। हम किसको नहीं देख सकते हैं? हमसे क्या नहीं देखा जाएगा?
हमसे दृश्य नहीं देखा जाएगा। हम किसको नहीं देख सकते? हम दृश्य को नहीं देख सकते। तो यह जो कर्म, ये दृश्य है, यह कर्म है। जब कर्म आपका क्लियर हो गया तो आंख मूंद करके बताइए कि यह कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है। और उसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, आपसे बताया गया था यहाँ पे से लगा होगा, यहाँ पर से लगा हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी हो सकता है, तो हम इसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चले अगला देखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 6 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहिनी से भोजन न हो सका। किससे? मोहिनी से भोजन न हो सका। चलो अब इसको आप अपने से लगाइए, एक बार सोचिए, विचार कीजिए कौन सा वाक्य हो सकता है। मोहिनी से भोजन न हो सका। मोहिनी से भोजन न हो सका। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ना हो सका निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस आने के बाद हमारे पास दो रास्ते बचते हैं, या तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक कर्मवाच्य हो सकता है या फिर भाववाच्य हो सकता है। अगर कर्मवाच्य होगा तो इसमें कर्म का होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर भाववाच्य होगा तो इसमें कर्म का न होना कंपलसरी है। तो देखिए यहाँ पे है क्या कर्म? मोहिनी से क्या नहीं होगा? भोजन नहीं होगा। मोहिनी किसको नहीं कर पाएगी? मोहिनी भोजन को नहीं कर पाएगी। तो देखिए भोजन जो है क्या है? कर्म है। मोहिनी किसको नहीं कर पाएगी? भोजन को नहीं कर पाएगी। तो यहाँ कर्म है, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कर्म है, नो एनी प्रॉब्लम। कौन सा वाच्य हो गया? कर्मवाच्य हो गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। जल्दी से बताओ क्या होगा? नहीं खाया जाता। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। फिर देखिए निगेटिव है, फिर लड़ाई दो में, कर्मवाच्य की भाववाच्य। कर्मवाच्य होगा तो इसमें कर्म का होना कंपलसरी है, भाववाच्य होगा तो कर्म का होना न होना कंपलसरी है। तो देखिए हमसे क्या नहीं खाया जाएगा? हमसे खाना नहीं खाया जाएगा। हम किसको नहीं खा सकते हैं? हम खाना को नहीं खा सकते हैं। तो हमको कर्म मिल रहा है। कर्म मिल रहा है तो आंख मूंदिए और बताइए कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पत्र भेज दिया गया है। किसको भेज दिया गया है? पत्र भेज दिया गया है। तो बताइए कौन सा वाच्य होगा? पत्र भेज दिया गया है। तो पत्र को भेज दिया गया है। पत्र क्या है? ये आपका कर्म है। पत्र क्या है? पत्र जो है कर्म है। कैसे पता चला पत्र कर्म है? बताइए। भेज दिया गया, किसको भेज दिया गया है? पत्र को भेज दिया गया है। तो को का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा? तो को का जवाब मिल रहा है, इसका मतलब पत्र क्या है? कर्म है। भेज दिया गया है पूरा क्या है? क्रिया है। भेज दिया गया क्या है? पूरा क्रिया है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कर्म है, क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ग्राम सभा में प्रतिवर्ष, ग्राम सभा में प्रतिवर्ष, ग्राम सभा में प्रतिवर्ष निर्धारित धन, निर्धारित
धन खर्च किया जाता है। क्या कर रहे हैं? ग्राम सभा में प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्च किया जाता है। अब इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? तो देखिए आपको बताया गया था कि अगर कहीं पर, देखिए कहाँ गया ये, जब कर्ता कोई सभा या समाज या सरकार हो, तो देखिए ग्राम सभा, लोकसभा, राज्यसभा, एक कर्ता का काम कर रहा है। यहाँ पे किसका काम कर रहा है? यहाँ पे कर्ता के रूप में काम कर रहा है कि ग्राम सभा में प्रतिवर्ष निर्धारित धन खर्च किया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम क्या बताते हैं, किसमें हम इंडिकेट करते हैं? कर्मवाच्य में। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा वाच्य हो गया? ये कर्मवाच्य हो गया है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा सा पकड़ना या इनको थोड़ा सा मतलब कि समझना, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको जानते रहेंगे तो आसानी से इसको बगैर किसी प्रॉब्लम के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, हमारे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है। हमारे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है। हमारे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है। हमारे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है। तो फिर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई थी, वही बात फिर यहाँ लागू हो रहा है। कह रहे हैं कि जब कोई कानून या कार्यालयों की भाषा हो, तो देखिए किसकी भाषा है? आवेदन पत्र एक कार्यालय की भाषा है। तो हमारे आवेदन पत्र को रद्द कर दिया गया है, यह एक कैसी भाषा है? कानून की भाषा है या कार्यालयों की भाषा है। तो हम इस बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा वाच्य होगा। इस प्रकार के कर्मवाच्य होंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, यहाँ तो चला भी नहीं जाता। यहाँ तो मतलब कोई प्लेस है, उस प्लेस की बात की जा रही है। यहाँ तो चला भी नहीं जाता। यहाँ तो चला भी नहीं जाता। कह रहे हैं कि कौन सा वाच्य है? यहाँ तो चला भी नहीं जाता। अब देखिए चला भी नहीं जाता नकारात्मक वाक्य है। अभी नकारात्मक कई एग्जाम्पल लिए थे। तो अब देखिए यहाँ पर चला भी नहीं जाता, ये असमर्थता के लिए भी है और असमर्थता यहाँ भी है। तो हम फिर पीछे कैसे डिसाइड कर रहे थे कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य है? तो आपने देखा था कर्मवाच्य होगा तो कर्म का होना कंपलसरी है, भाववाच्य होगा तो कर्म का न होना कंपलसरी है। तो यहाँ तो तब प्लेस की बात हो गई। चलना क्या है? क्रिया है। यहाँ तो चलना भी क्या है? यहाँ चला भी नहीं जाता है। तो यहाँ पे आपको कहीं कर्म दिखाई दे रहा क्या? यहाँ तो चलना भी, यहाँ तो चला भी नहीं जाता। यहाँ तो चला भी नहीं जाता। तो देखिए यह जो है यह कर्म नहीं है। यहाँ जो है यह कर्म नहीं है। तो देखिए अगर कर्म नहीं है और नकारात्मक वाक्य है तो आपको पता है, हमने कई बार आपको बताया, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अब चला जाए। अब चला जाए। तो देखिए अब चला जाए कैसे मतलब कैसे पता चले कौन सा वाच्य है? अब चला जाए। तो देखिए अब चला जाए मतलब यहाँ पे कोई अनुमति या आपसे आज्ञा मान रहा है। अब क्लास को समाप्त किया जाए ना। समझ में आ रही है बात सबको?
अब चला जाए, जैसे कोई रिलेटिव आते हैं आपके यहाँ तो चलना तो बोलते हैं ना भाई, अब चला जाए साहब, अब चला जाए, मतलब आपसे अनुमति मांग रहे हैं, आज्ञा मांग रहे हैं। तो आपको बताया कि जब कोई अनुमति मांगता है या कोई आज्ञा मांगता है तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा वाच्य कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। तो अब चला जाए कैसा वाच्य हो गया? भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करा है कि गांधी जी द्वारा अनेक बार अंग्रेजों को समझाया गया। गांधी जी द्वारा अनेक बार अंग्रेजों को समझाया गया। तो फिर देखिए, गांधी जी द्वारा, नेहरू जी द्वारा, किसी के द्वारा, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? द्वारा मिल रहा है। और यहाँ पे आपको बताया गया था के द्वारा आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज़ और समझ रहिएगा, चाहे द्वारा आए चाहे के द्वारा आए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चाहे द्वारा आए और चाहे के द्वारा आए, तो ये दोनों सही है। तो गांधी जी के द्वारा अनेकों बार या अनेक बार, या गांधी जी द्वारा अनेक बार, नो प्रॉब्लम, बोथ आर इक्वल। तो द्वारा मिल गया, आंख मूंद के लगाओ भाई कौन सा है? बोलो, कर्मवाच्य। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, कितने हो गए? 14 हो गए। लास्ट एग्जाम्पल है जो कि 15वां एग्जाम्पल है। चलिए 15वां एग्जाम्पल देखते हैं। लोगों से खाया नहीं गया। किससे नहीं खाया गया? लोगों से खाया नहीं गया। लोगों से खाया नहीं गया नकारात्मक है, निषेधात्मक है या असमर्थता है। ठीक, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? इसको हम भाव में रखें कि कर्म रखें? आप चेक करो यहाँ पर कोई कर्म है क्या? लोगों से खाया नहीं गया, खाया नहीं गया क्रिया है। लोगों से मान लीजिए कर्ता हो गए, कर्ता द्वारा मतलब लोगों द्वारा खाया नहीं गया, लोगों से खाया नहीं गया। तो इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्म का अभाव है। मान लीजिए कर्ता तो है, क्रिया तो है, कर्म नहीं है, नकारात्मक तो है। तो आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये हो गया आपका भाववाच्य। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो भी चर्चाएं आपसे की हैं या जो भी बातें मैंने आपको बताने का, समझाने का मैंने जो प्रयास किया है, अगर आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके दिमाग में एक कोई न कोई कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का थोड़ा प्रभाव पड़ा है, कुछ भी आपको बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे उत्साहवर्धन के लिए प्लीज़ आप अपना कमेंट्स लिखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। मैं फिर एक नए टॉपिक पर आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।